Okay, so let us start electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. सो नया टॉपिक है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है. इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा. केमिकल काइनेटिक्स उतना कॉन्सेप्चुअल ना हो के थोड़ा मैथमेटिकल था. उसमें बहुत कुछ ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं थी, ऑल्दो हमने काफी डिटेल में चीजों को उसमें भी पढ़ा. बट दिस चैप्टर इज गोना बी हाईली कॉन्सेप्चुअल. तो चलिए शुरू करते हैं. और जो चैप्टर को हम डिवाइड कर रहे हैं, मैं बता दूं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. आप कुछ इस तरह से सोचिएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. शुरू एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो है जो आपने पहले भी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, ये वाला पार्ट. कंडक्टिविटी ऑफ आयंस वाला पोर्शन, वो पोर्शन पढ़ेंगे. आयंस बोल लो, इलेक्ट्रोलाइट्स बोल लो, वो वाला पोर्शन हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे. और इसी में एड ऑन रहेगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. इसी में एड ऑन रहेगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का. तो ये बहुत ही बेहतरीन पोर्शन होने वाला है. हर एक पोर्शन अपने में यूनिक है और हर एक पोर्शन, मैं बताऊं सच मायनों में, अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाए तो बहुत टफ है. कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाए तो काफी टफ है. ऑल्दो जो जेईई एडवांस पूछता आ रहा है वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड ही चल रहा है. और फॉर्मूला बेस्ड जाओगे तो चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बट कॉन्सेप्चुअल जाओगे तो चैप्टर अच्छा है, टफ है. ठीक है, पढ़ाने लायक है. So let us begin with this first topic, electrochemical cell. शुरुआत इसी से करते हैं. और इसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म डिफाइन करना चाहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो यहां से हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर फ्रॉम द टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इस टर्म से अपन स्टार्ट करते हैं. सो अब बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान से समझिएगा, और जिसको जो भी डाउट होगा वो तुरंत पूछ सकता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर का. और इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो पूरे चैप्टर जो है ना, पूरा चैप्टर वो इसी इंट्रोडक्शन के अराउंड घूमेगा. तो ये इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में अच्छे से सेटल होना चाहिए, पहली बात. तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने एक काम किया यहाँ पे. मैंने बस एक सॉल्यूशन लिया. मैंने एक सॉल्यूशन लिया और जो सॉल्यूशन है, मान लो द वेरी फेमस जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन लिया और जिंक सल्फेट में मैंने डाला जिंक रॉड. मैंने डाला जिंक रॉड. सो दिस इज जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जहां पे Zn+2 आयोन्स है और इसमें मैंने डाला जिंक रॉड. तो ऑब्जर्वेशन ये आई. क्यों आई, कैसे आई, वो पढ़ेंगे चैप्टर में. अभी आप बस ध्यान से देखिए. एक ऑब्जर्वेशन आई कि यहां से जो जिंक एटम्स हैं, जो जिंक एटम्स हैं, वो अपने आप ही जिंक 2+ आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं. वो अपने आप ही जिंक 2+ आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं. जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 आयंस में, +2 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे अपने आप हो रहा है. आप जिंक मेटल को एक Zn2+ सॉल्यूशन में डालो तो ये अपने आप हो रहा है. अब ये अपने आप होगा, ठीक है. अब इसके होने से क्या होगा. और एक बात मैं बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है जो हम चैप्टर में मान के चलेंगे, कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे सॉल्यूशन में नहीं रहेगा. इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल रॉड में रहेगा. इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल रॉड में रहेगा. और जो आयंस हैं, बहुत कॉमन सी बात है कि ये आपके सॉल्यूशन में रहेंगे. आयंस सॉल्यूशन में रहेंगे. तो जिंक के एटम्स टूट टूट कर Zn2+ आयॉन्स बना रहे हैं. और
आपको पता है, आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाई है, वहां काइनेटिक्स भी पढ़ाई है, हमने ये समझा है कि कोई भी रिएक्शन यूनी डायरेक्शनल तो नहीं होता, दूसरी तरफ से भी रिएक्शन चलते रहती है, और अल्टीमेटली ये रिएक्शन भी अपनी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, और अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि ये प्रोसेस अब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में हो रहा होगा, और एक पॉइंट पे इसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ ऐसा कि जो रॉड थी ना, रॉड से जिंक एटम्स गए हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए हैं। तो मैं ये ऐसा बोल देता हूं कि रॉड में एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई, और जो सॉल्यूशन है उसमें Zn2+ एक्सेस में हो गया, तो सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई और रॉड में एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई। आपको इस तरह से सोचना है। ठीक है सर, हो गया। अब एक काम करो, अब आप फिर यहीं पे एक और कंटेनर इमेजिन करो। अब इस कंटेनर में क्या करना है? इस कंटेनर में आपको कॉपर 2+ का सॉल्यूशन लेना है। कॉपर 2+ के सॉल्यूशन में आपको यहां पे डालना है कॉपर का रॉड। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्या हो यहाँ पे आयंस इस तरह से टूट रहा है। यहाँ पे भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको लगता है सब कुछ तो लॉ है, सब ऐसे ही हो जाता है। देखो, लॉ वगैरह कुछ नहीं। हाँ, फिलहाल जिसकी रॉड है उसका सॉल्यूशन मैं ले रहा हूं। फिर आपको, जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 2-3 क्लास के बाद, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा अभी फिलहाल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन, धीरे से समझ में आ जाएगा बेटा। सो देखो, हमने यहाँ पे कॉपर लिया और फिर यहाँ पे हमने कॉपर 2+ डाला। तो फिर क्या समझ में आता है, क्या होना चाहिए? कॉपर यहाँ जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉपर +2 आयंस है वो आपके रॉड्स में डिपॉजिट होने लगे। मतलब यहाँ पे कुछ और उल्टा ही प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। अभी मैं इन दोनों को कहीं से कोई कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई सेल नहीं बना रहा हूँ। बहुत जगह आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट ही कराई जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सीधे वो डेनियल सेल बना के उसका कुछ वाहियात सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अभी वो नहीं कर रहे हैं हम। अभी आप थोड़ा सा समझिए, सब्र करिए, तभी समझ में आएंगी बातें अच्छे लेवल पे, तभी समझ आएंगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। सो कॉपर 2+ आयंस है, वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर बन रहा है, ऐसा। हाँ, अगेन मैं वही बोलूंगा कि ये भी दोनों तरफ चल रहा होगा, प्रोसेस दोनों तरफ चल रहा होगा और अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगी। लेकिन जब यहाँ इक्विलिब्रियम आई ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। आप ऐसा बोल सकते हो, कॉपर +2 आयंस डिपॉजिट हो रहा है मेटल रॉड पे, तो मेटल रॉड पे इस बार पॉजिटिव चार्ज आएगी। बाय कॉमन सेंस यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगी, और सॉल्यूशन से कॉपर 2+ आयंस कम हो रहे हैं, तो नेगेटिव आयन की अमाउंट ऑटोमेटिकली एक्सेस में हो जा रही है। तो सॉल्यूशन में मैं बोल सकता हूं इस बार नेगेटिव चार्ज आया है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, उल्टा ऐसे क्यों हो रहा है? तो इसलिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है। फिर इसका आंसर क्या देते हैं लोग? बेटा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी पॉजिटिव है ना, उसकी नेगेटिव है, ऐसा है वैसा है। सच्चाई तो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर तो भाई पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, बस ये हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, जिसपे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो आप पढ़ते हो ना क्लास 10th में, रिएक्टिविटी सीरीज, अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज और कुछ घटिया से निमोनिक से याद कराते हैं, है ना। वो उसके पीछे का आपको एक्चुअल जो लॉजिक है वो आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। बहुत सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज वगैरह से रिएक्शंस को समझाया जाता है, वो सब भी आपको समझ में आएगा।
तो अभी क्या समझ में आया? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो पहले चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर देते हैं। देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हुआ, तो समझ में आ रही है कि इस इंटरफेस में, मतलब एक लिक्विड और ये सॉलिड के बीच में जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो देयर इज सम काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसमें नहीं जाना होता है, इतना भी आपको समझ आ गया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, जनरेट हो गया है बिटवीन सॉलिड मेटल रॉड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, मैं बार बार डिफरेंस वर्ड पे जोर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो गया है, इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्पेशली हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए डिफाइन करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड between metal rod and liquid solution। अभी आपने हो सकता है एक टर्म सुना हो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इस तरह के कुछ टर्म्स आपने सुने हो, ठीक है, बट वो सब टर्म्स बाद में आएंगे, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो सब अभी कंफ्यूज मत करना, वो भी मैं बताऊंगा, ऑल्दो वो आपके बहुत ज्यादा सिलेबस के बीच में नहीं है, बट उससे कंफ्यूज मत करना उसको, ठीक है। अभी सिंपल आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं बेटा, फर्स्ट टाइमर्स के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे एक्यूमुलेट हुआ? बेटा रॉड में जब कॉपर +2 जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो अगर आप सोच पा रहे हो कॉपर +2 आयन है, पॉजिटिवली चार्ज, जब आयन उधर जाएगा, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थोड़ी कम हुई होगी, और इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा विथ रिस्पेक्ट टू जब ये नॉर्मल कॉपर रॉड था। अब आप इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखो, +2 आयंस कभी भी किसी चीज में डिपॉजिट होता है, तो उस रॉड में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजी सी बात है, ठीक है। सो देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हमने बोला, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमारी इच्छा है कि हम इसको मेजर करना चाहते हैं कि सर चलो अब ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बता दिया, अब एक काम करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस है सर, तो मेजर तो हो जाना चाहिए। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, मेजर हो जाना चाहिए। अब एक बात, थोड़ा एक दो बातें और मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद और अच्छे से आपको समझ आएगा मेजर कैसे। अब यहां तो मैंने बात किया सिर्फ कॉपर कॉपर रॉड और कॉपर के सॉल्यूशन के साथ। अब अगर मैं बात करूं, इवन अगर मैं आपको बताऊं, दो मेटल्स को अगर आप कनेक्ट करते हो, अगर आप दो मेटल्स को भी कनेक्ट करते हो, ये जैसे चलो जिंक कॉपर की बात हो रही है तो जिंक कॉपर को ले लो, जिंक कॉपर की बात हो रही है जिंक कॉपर को ले लो, और इसको अगर दो मेटल्स को भी मैं कनेक्ट करता हूं, तो जहां पे जंक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस को यहां आप कैसे सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को आप समझो नेचर में डिफरेंस है, दोनों के नेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एग्जैक्टली सेम नेचर के होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, बट अगर नेचर में थोड़ा भी डिफरेंस है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जाए, कहां से कहां जाएगी वो हमको नहीं पता, वो ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलेगा, हमको नहीं पता कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। बट यदि नेचर में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर होगा जरूर। मतलब जब जिंक और कॉपर देखा तो हमने अभी पीछे से हमने एक ऑब्जर्वेशन देख ली है कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाह रहा है, हमने ये देखा, हाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो हाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए। तो यहाँ पे फिर आप सोचोगे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरह से हुआ है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और इस तरह से आप देखो यहाँ भी क्या डेवलप हो गया, यहाँ भी डेवलप हो गया।
यहाँ भी डेवलप हो गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी डेवलप हो गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा स्टेटमेंट बता दूं मैं फिर से? मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा बेटा, यही कहा है कि जिंक और कॉपर, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रॉड और सॉल्यूशन के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। कोई भी दो सब्सटेंस है, दो अलग अलग सब्सटेंस है, अगर आप उनको कनेक्ट करते हो तो उनके अगर नेचर में डिफरेंस है, नेचर में डिफरेंस का मतलब अगर वो अलग अलग है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, मतलब कॉपर और कॉपर नहीं है जब तक, तब तक अगर नेचर में डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ही, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाएंगे ही। हाँ, पीएन जंक्शन जैसा है, हाँ वहां भी वही है जंक्शन, वहां भी, लेकिन वो दूसरी चीज है थोड़ी सी, वो डायोड वायोड की बात कर। वॉइस लैग कर रही है क्या? वॉइस लैग कर रही है क्या सब किसी को? नहीं ना? हाँ ठीक है। हाँ, ये बच्चा पूछ रहा है कुछ शायद, क्या पूछ रहा है, एलॉय में पूछ रहा है, तो एलॉय में भी, हाँ हाँ हाँ, एलॉय, एलॉय में भी होगा ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अलॉय में भी होगा ये। अब मैं बताऊं, चलो मैं अब आपको अलॉय के बारे में बता देता हूँ। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि अलॉय बनाया कैसे जाता है, ठीक है, नहीं पता होता। अभी आपको यही लग रहा होगा कि जो अलॉय है वो तो ऐसे ही बना देते हैं, क्या करना है, ऐसे ही लगता है ना, जैसे मान लो मेरे को कोई अलॉय बनाना है, तो मान लो मेटल ए है मेटल बी है, तो क्या करना है सर? क्या करना है इसमें, मेटल ए मेटल बी है, तो कुछ नहीं सर, एक ऐसा कटोरी में लेना है इसको और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में मिक्स करा देना है ना, मिक्स करा देना है, मेल्ट करा देना है, और मेल्ट कराने के बाद उनको मस्त ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, तो हो गया, बन गया, अलॉय बन गया सर, क्योंकि हमने तो मिक्स करा दिया था। यही लगता है, कितने लोगों को लगता है यही होता है? सही तो लगता है सुन के, हमने होमोजीनियसली मिक्स करा दिया, और क्या है ना। अब इसके पीछे डेंसिटी अलग होगी। देखो, अब इसके लिए ना मैं थोड़ा लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी आप समझिए थोड़ा सा लिक्विड सॉल्यूशंस में, इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप एक मेथड पढ़े होंगे जोन रिफाइनिंग, अभी बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा, उसके लिए थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ और वगैरह वगैरह पढ़ाना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर वो चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आपने जोन रिफाइनिंग पढ़ा है। अब जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, अपन बस ऐसे नॉर्मली बोले, जो ज्यादा वोलेटाइल है, हम नॉर्मली इस तरह से बोले कि जब आप जोन रिफाइनिंग में आप क्या करते हो, ये थोड़ा सा टॉपिक डेविएट हो गया आप लोगों के डाउट्स की वजह से, बट फिर भी मैं ले लेता हूं। जब आप जोन रिफाइनिंग करते हो तो इम्प्योरिटीज, आप बोलते हो इम्प्योरिटीज टेंड टू रिमेन इन द मोल्टन स्टेट, है ना। तो एक्चुअली वहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो ज्यादा वोलेटाइल है, इम्प्योरिटीज ज्यादा वोलेटाइल है, तो ज्यादा वोलेटाइल चीजें जो होंगी ना, वो जब उसका लिक्विफिकेशन होगा तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, अब सॉल्यूशन की तरह काम हो रहा है। ये बहुत अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगा जब तक मैं लिक्विड सॉल्यूशन को नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी आप लिक्विड सॉल्यूशन को लेकर ही गलत इमेज रहती है बच्चों के मन में। तो आप समझिए, जब ये एक सॉल्यूशन की तरह सोचना है आपको कि वो एक लिक्विड सॉल्यूशन की तरह है, बट यहाँ पे सॉलिड्स है, दो सॉलिड कंपोनेंट्स है। तो जब आप इसको हीट करोगे, मान लो एक लिक्विड सॉल्यूशन है, आपको मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, जब आप इसको हीट करोगे ना, जब आप इसको हीट करोगे, आप राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ते हो, राउल्ट्स लॉ में आप पढ़ते हो कि ए और बी है, जब आप इसको हीट करते हो सॉल्यूशन है, तो क्या सिर्फ ए ऊपर जाता है या बी भी ऊपर जाता है? दोनों ऊपर जाते हैं ना। हाँ, वेपर जो बनते हैं तो दोनों के बनते हैं, लेकिन उस वेपर में ज्यादा कंटेंट किसका होता है, जो ज्यादा वोलेटाइल, यही होता है। उस वेपर में ज्यादा कंटेंट किसका होता है, जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका कंटेंट होता है। यहां भी वही होगा, सॉलिड से लिक्विड भी एक ज्यादा वोलेटाइल वाली चीज का ज्यादा अमाउंट होगा, हाँ वही होगा सर।
फिर से बोल रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस इस तरह से नहीं सोचो, आप सब्सटेंस की तरह सोचोगे तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएगी। जब मटेरियल साइंस पढ़ रहे हो, सब्सटेंस की तरह सोचोगे, चीजें ज्यादा आसान होंगी। सॉलिड लिक्विड गैस के चक्कर में पड़े रहोगे तो कुछ चीजें आपको कभी नहीं समझ में आएंगी। ठीक, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब आपने इसको हीट किया ना, जब आपने इसको हीट किया तो जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ज्यादा लिक्विड, जो लिक्विड अमाउंट बनेगा तो लिक्विड में मोर वोलेटाइल वाला ज्यादा रहेगा। और अगर मान लो ये लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है, अगर उल्टा जा रहे हैं अपन, तो जब ये लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है, आप समझिए जब ये लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है तब क्या होगा, जब ये लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है तो जो लेस वोलेटाइल है वो जल्दी सॉलिडिफाई होगा। यही तो होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आप उसी को उल्टा सोचो, जो लेस वोलेटाइल है वो सॉलिड फॉर्म में ज्यादा रहेगा अगर सॉलिडिफाई करा रहा हूं। तो अब आप ऐसा जब जब इस ओर को ये सोचते हो ना, जब ये कि ऐसा मिला दिए, तो एक्चुअली क्या होगा कि सॉलिडिफिकेशन कहां जल्दी होगा बताओ, सॉलिडिफिकेशन सरफेस पे जल्दी होगा ना। सॉलिडिफाई चीजें सरफेस से होंगी और होते 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 ऐसे अंदर सॉलिडिफाई होगी। एक्चुअली तो ऐसा होता है, सरफेस से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती है। तो ये जो सरफेस है ये पहले सॉलिडिफाई होगा। तो क्या लगता है, जब ये सॉलिडिफाई होगा तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये सॉलिडिफाई हुआ तो इसमें लेस वोलेटाइल वाले चीज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और ये जो मोर वोलेटाइल है वो अंदर की ओर आता रहेगा, बिकॉज इट विल टेंड टू रिमेन इन द लिक्विड फेज। ये थोड़ा सा अच्छा दिमाग चाहिए भाई तो समझ में आ रहा हो। It will tend to remain in the liquid phase. It will tend to remain in the liquid phase. तो हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि बाहर रहेगा ही नहीं वो लेस वोलेटाइल वाला, वो रहेगा बाहर, या मोर वोलेटाइल वाला, ठीक है, वो रहेगा बाहर, लेकिन लिक्विड फेज में रहने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा वोलेटाइल है। तो क्या लगता है अगर आप ऐसे करके छोड़ दोगे, मिक्स करके आप ऐसे करके छोड़ दोगे तो क्या ये होमोजीनियस बनेगा एलॉय? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गई यहां भी, ये नहीं बनेगा बाबू, नहीं बनेगा इससे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये जो सस्ते मास्टरों की थ्योरी है उससे थोड़ा दूर रहें। ठीक है, जो कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस बहुत आसान चैप्टर है, उनके लिए होगा भाई, मेरे लिए नहीं आसान है, ये सब समझने में समय लगता है। कुछ भी समझना है तब तो सभी आसान है, कुछ भी समझ लो, है ना, कुछ भी समझना है सब तब तो सभी आसान है, फिर कुछ नहीं मुश्किल, कुछ भी समझ लो और फील कर लो। तो एक्चुअल में ये है, तो अलॉय इस तरह से होता है। अब आपने डाउट पूछा तो बीच में मैंने बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये अपने टॉपिक से। तो अगर आप ऐसे अलॉय बनाते हो जब ऐसे अलॉय बनाते हो तो क्या होगा, अलॉय कैसे बनेगा, अलॉय कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा बेटा, मशीन्स रहेंगी, होमोजेनिटी कंटिन्यूअसली मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे देसी मेथड से मत बना देना अलॉय, है ना, ऐसे देसी तरीका नहीं लगेगा कि घर बैठ के बस ऐसे मिला रहे हैं, अलॉय बना रहे, क्या कर रहे हो भाई, अलॉय बना रहे हैं, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, मशीन्स लगेंगी जो रेगुलर इंटरवल में होमोजेनिटी को मेंटेन करके रखेंगी, उसके बाद बनता है अलॉय, है ना, घर में चम्मच और कटोरी लेके नहीं बन जाता है। चल आगे देखते हैं। नहीं, नहीं करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ थोड़ा बहुत तो करेगा ही, लेकिन अलॉय तभी अच्छा बनेगा, तभी उसको अलॉय की श्रेणी में रखा जाएगा जब हम उसमें मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आए। मेक श्योर करें कि मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, तब उसको एक अच्छा सच्चा अलॉय माना जाएगा। और घर में बनाओगे देसी तरीकों से तो गजब का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि साइट जो है वो काफी रिएक्टिव हो जाएगा, उसका साइट जो है वो काफी रिएक्टिव हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह जनरेट हो जाएगी। और आपने ये बहुत नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है, ये भी देखा होगा कि जब ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक्ड है भाई, ठीक है, सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक्ड है। जब आप कहीं नट बोल्ट्स वगैरह लगाते हो तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, जैसे मान लो ये मैंने नट बोल्ट्स लगाए, यहाँ पे मैंने कुछ नट बोल्ट्स लगाए, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप कुछ सालों बाद जब आप ये बोल्ट को निकालते हो
तो एग्जैक्टली जहां से ये कनेक्टेड रहता है, मतलब ये वाला जो सरफेस होता है, यहां पे आप जनरली आप इसमें रस्टिंग देखते हो, आप यहां पे जनरली रस्टिंग देखते हो और नहीं देखते कहीं। आप मान लो अगर आप इसको बाहर ऐसे निकाल के रखे हो ना, तो यहां उतना रस्टिंग नहीं होगा जितना यहां अंदर रस्टिंग हो जाए। तो रीजन वही है, रीजन इसका वही है क्योंकि यहां पे आपके पास ये कुछ सब्सटेंस 1 है, ये सब्सटेंस 2 है, सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2, नेचर अलग अलग है। अगर नेचर अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। सर कहां से कहां होगा नहीं पता, कहां से कहां होगा, कहीं से कहीं भी हो सकता है, कहां से कहां होगा नहीं पता, बट हाँ फ्लो जरूर होगा, जिसकी वजह से ये जो साइट होगी, ये साइट थोड़ी सी रिएक्टिव हो जाएगी और थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो जल्दी रस्टिंग ले लेगा। दिस इज द रीजन, वो जल्दी रस्टिंग ले लेगा, दिस इज द रीजन। और ये होता है। तो आई होप आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस यस तो अब देखते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम मेजर करने की कोशिश करें। मोर रिएक्टिव, चार्ज आ गया तो मोर रिएक्टिव हो गया, और क्या बताए, मोर रिएक्टिव हो गया। जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास है अगर, तो आपके पास C डबल बॉन्ड H है और मैं उसके बाजू में एक CCl3 लगा दूं, तो क्या बोलते हो, नाउ दिस इज मोर रिएक्टिव। व्हाई? बिकॉज दैट कार्बन अटेन्स मोर डेल्टा प्लस। वैसे ही है ना, बस रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ा रहे हो, डेल्टा प्लस ज्यादा बढ़ गया, वैसे यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो चार्जेस जैसा कुछ आ गया तो वहां रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ये सब चीजों को मैथमेटिकली या कोई ऐसे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, बट हाँ ये फील करना पड़ेगा, हाँ यार ऐसा हो सकता है। जैसे एनर्जी को नहीं समझाया जा सकता कि एनर्जी क्या है, वैसे ही यहाँ पे भी ये बातें हैं कि आपको ये फील हो जाता है बोल के कि हाँ यार ठीक है होता हो, तो वैसे है ये सब। तो चलिए अब मेजर करेंगे बेटा, मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मेजर करने के लिए अब फिर आता है मन में कि ठीक है सर मेजर भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वोल्ट मीटर का यूज किया जा सकता है। सर वोल्ट मीटर आप यूज कर सकते हो, ज्यादा एग्जैक्ट चाहिए रीडिंग तो आप क्या फिजिक्स में यूज करते हो, गैल्वेनोमीटर वगैरह यूज करते हो, आप कुछ भी यूज कर लो सर, अब तो मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो मेजर तो हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो हाँ ठीक है मेजर आप कर सकते हैं। तो लेकिन देखिए एक दिक्कत नहीं समझ में आ रही क्या, जब आप मेजर करने जाएंगे, आप मानिए आपके पास ये ऐसा है और ये कुछ ऐसा है और आपके पास यहाँ पे कॉपर रॉड है, चलो या जिंक मान लो, और आपके पास जिंक से जिंक 2+ बन रहा था, तो सॉल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज था, एक पोटेंशियल डिफरेंस। और अब आपने क्या किया, एक वायर कनेक्ट किया और वायर में फिर आपने वही वोल्ट मीटर वगैरह लगा दिया कुछ, और फिर वायर के दूसरे एंड को आपको लिक्विड में डिप करना पड़ेगा, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो लिक्विड और मेटल रॉड के बीच का, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो लिक्विड और मेटल रॉड के बीच का। तो ठीक है बढ़िया है सर, आ तो गया, बस ये वोल्ट मीटर रीडिंग दे देगा। तो वोल्ट मीटर रीडिंग दे देगा और इस रीडिंग से हम बता देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। बहुत ध्यान से समझना, अभी अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की या डेनियल सेल की या दोनों को जोड़ने की वो सब बात ही नहीं की है। वो सब अभी अगर आपके मन में आ रहा हो, जिसने पहली बार भी पढ़ा है, तो अभी थोड़ा सा उसको साइड रखिए, जिस फ्लो से चल रहे हैं उस फ्लो से चलिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वोल्ट मीटर की रीडिंग देख रहे हैं। बैटरी नहीं चाहिए बेटा, बैटरी नहीं ले, हम बस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं। बैटरी क्यों चाहिए, बैटरी जब आप लगाते हो, आप बैटरी लगा रहे होते हो आप, तो बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो ना वोल्ट मीटर से। तो आपको क्या ये समझ में आ रहा है, ये एक बैटरी की तरह ही काम कर रहा है ना, ये बैटरी की तरह ही काम कर रहा है।
तो बैटरी लगाने की जरूरत नहीं। एक्चुअली आप एक तरह से एक बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पे क्या लगता है आ जाएगा? ये वोल्टमीटर की रीडिंग सही है कि नहीं है? बताओ सही है कि नहीं है? ये जो रीडिंग होगी यही इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी जिंक की। रीजन कोई बता सकता है? रीजन बता सकता है कोई? इनिशियली सही होगा। अच्छा और बताएं। सही होगी। हाँ, मतलब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। देखो, चार्ज फ्लो से न्यूट्रल हो गया, चलो ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। अब यहां पे आप समझो, जब आपने वायर लगाया है, जब आपने वायर लगाया, ये जो वायर लगाया, अब ये वायर है और ये जिंक है, तो ये वायर है, ये जिंक है, कैसा है? क्या अलग अलग सब्सटेंस है कि नहीं? अलग अलग सब्सटेंस है, हाँ सर है। तो ये लो, फिर कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव। अब मेरे को नहीं पता कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, बट कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव। हम तो उम्मीद कर रहे थे बस यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव। अगर ऐसा होता, सिर्फ अगर सिर्फ ऐसा होता तो ये रीडिंग सही थी, ये रीडिंग सही थी। उसके बाद अब यहाँ पे जब आपने वायर को इसमें डाला, तो लिक्विड और वायर अलग अलग सब्सटेंस, तो फिर से यहाँ पे कुछ चार्ज का लफड़ा होगा फिर। तो यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कुछ एक्स्ट्रा इंटरफेसेस का डेवलपमेंट हो रहा है, एक्स्ट्रा इंटरफेसेस का डेवलपमेंट हो रहा है। और इन एक्स्ट्रा इंटरफेसेस के डेवलपमेंट से, इस एक्स्ट्रा इंटरफेसेस के डेवलपमेंट से ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, ये सब की कुल मिला के कुछ नेट रीडिंग आएगी। ये रीडिंग जो आएगी वो कुछ, ये सभी एक्स्ट्रा इंटरफेसेस को डेवलप जो हुआ है, ये सब का कुछ नेट रीडिंग आएगा ये। और ये नेट रीडिंग हमको नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। अब फिर कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर एक काम करते हैं कि सर इसको ना ये सब इग्नोर कर देते हैं और एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। ये भी कुछ लोगों का आइडिया था कि ठीक है, एक काम करते हैं, ये सब तो सभी में होगा, ये तो सभी में होगा ना, तो एक काम करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर कर देंगे, हाँ ठीक बोल रहे हैं स्वास्तिक, ठीक बोल रहे हैं, ये बच्चों के मन में आता है। और आप ये मत सोचना कि सर इसमें इतना टाइम ले रहे हैं तो चैप्टर कितना चलेगा। तो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स भी अपन ने बहुत डिटेल में किया, बट चैप्टर बहुत अच्छे से समय पे खत्म हो गया, क्योंकि टाइम पास नहीं कराया जाएगा क्लास। तो ये मत सोचना बहुत लंबा चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज को ज्यादा समय देना है उसको ज्यादा समय देंगे, ठीक है। परेशान मत होइए, चैप्टर जितना दिन मैंने बोला है आपको, 12 लेक्चर से 13 लेक्चर के बीच में, उससे उसके अराउंड, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा विथ अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस। क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशंस बहुत सारे करने जरूरी हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इलस्ट्रेशंस के बिना आपको थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस चैप्टर। तो चलिए, सो नेट रीडिंग, यस। तो फिर लगता है सर इसको इग्नोर कर दो, लेकिन बेटा अगर इग्नोर करोगे तो आप जिंक के लिए जब काम कर रहे हो तो ये वैल्यूज कुछ अलग अलग है। अब जब आप कॉपर के लिए कर रहे हो तो कॉपर के लिए ये वैल्यूज अलग अलग है। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अलग अलग चीजों को इग्नोर कर रहे हो, तो ये नेट रीडिंग फिर कैसे कंपेयर करोगे? क्या वो सही कंपैरिजन होगा? खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या वो सही कंपैरिजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप अलग अलग वैल्यूज को सब में इग्नोर कर रहे हो। तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है कि हाँ यार ये बात तो सही है, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर एक काम करते हैं, याद करो। तो एक बात तो मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वायर इंसुलेटर यूज करें। अच्छा, तो क्या इंसुलेटर कोई सब्सटेंस नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं तब से?
क्या मैंने कहीं कोई कंडक्टर बोला क्या? इंसुलेटर कोई सब्सटेंस नहीं है क्या? है ना। और इंसुलेटर वायर आप ऐसे यूज करोगे तो करंट कहाँ से फ्लो होगा पता नहीं, राम जाने। लेकिन हो सकता है अगर आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां ऐसा होता हो, तो भी आप उस दुनिया में रहते हुए भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वहां इंसुलेटर भी एक सब्सटेंस है और आप नहीं निकाल पाओगे। तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सामने अदर वैल्यूज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नहीं होती? कौन सी वैल्यूज बेटा, कौन सी अदर वैल्यूज? अच्छा, वो छोटी छोटी जो पोटेंशियल जनरेट हुई, नहीं नहीं होती, नहीं नहीं होती, नहीं होती, नेग्लिजिबल नहीं होती। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अरे बाप रे, चैप्टर ही खत्म फिर तो सर, चैप्टर ही खत्म कर दिया आपने। लो भाई चलो जाओ घर जाओ अपने, खत्म सब, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता चैप्टर। अरे रुको रुको रुको, एक बात है सर, एक डाउट है। आपने बोला कि इंटरफेस, एक सेकेंड, डाउट आया। अबे मत जाओ भाई, मजाक कर रहा हूँ, जा रहे सही, डाउट लेने दो मेरे को। सर एक डाउट है, आपने बोला कि अगर सिर्फ वायर रॉड इंटरफेरेंस होगा तो हमारा सही रीडिंग आ जाती, वो क्यों? क्योंकि देखो, सॉल्यूशन देखो देखो अभी वो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल ये जो पूछ रहे हो कि सिर्फ वायर रॉड इंटरफेरेंस होगा तो हमारा सही रीडिंग आ जाता, वो क्यों? देखो यहाँ बहुत सारी चीज इंटरफेयर कर रही है, यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो, अगर सिर्फ ऐसा होता कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता, और वायर को डालने से भी कोई यहाँ एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं जनरेट होता, तो आपको किसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलता? इस नेगेटिव इस पॉजिटिव, इस नेगेटिव इस पॉजिटिव, क्योंकि जो आपकी सर्किट बन रही होती वो सिर्फ इस नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सिर्फ इसका सर्किट बन रहा होता। जैसे आप बैटरी का करते हो यार, बैटरी का ऐसी तो करते हो फिजिक्स में, क्या करते हो? यही करते हो कि यहाँ पे बस ऐसा, तो वहां पे आप जब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हो, जब आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हो तो सिर्फ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और बीच में वोल्ट मीटर, तो आपको ये रीडिंग इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव का दे रहा है। बट यहाँ पे आपको ये फील करना पड़ेगा, कोई मैं नेट रीडिंग नहीं बता पाऊंगा या नेट रीडिंग किसकी आ रही है, बट हाँ एक बात समझ आ रही है कि बहुत उटपटांग सी रीडिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, कुछ भी आ जाएगा, वो बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, बट बोलने का मतलब यही है। बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस मैं बताऊं यार, अभी क्या पूछ रहे हो यार, गजब करते हो यार। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते। और अगर ये भी मन में आ रहा है किसी के कि सर कॉपर का रॉड है तो कॉपर का ही वायर यूज कर लो, तो मैं बता दूं तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस पास 0 आ जाएगा, कॉपर का वही और कॉपर का वही। इसका आप सॉल्यूशन खुद से सोचना क्यों 0 आ जाएगा, ठीक, खुद से सोचना 0 आ जाएगा, मैं बता, आप वही सॉल्यूशन वही रॉड यूज करो। तो ठीक है, नहीं कर सकते तो क्या करें सॉल्यूशन? अच्छा मुझे बताओ, अपने अपन ने वो की थी ना थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट वाला लेक्चर, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था वो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताए थे वहां पे। वहां पे आपको विशाल सर स्पेशल मोमेंट भी दिया गया था, जहां पे हम आयंस की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे हमने चर्चा की थी, एक इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन के तहत, याद होगा अगर आपको। तो हमने आयंस की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाली थी, तो क्या माना था? हाँ, वो क्वेश्चन हमने क्या माना था वहां पे कि H प्लस की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने 0 मान ली थी एज अ स्टैंडर्ड। जी हाँ, लेकिन उसका यहां कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि, बहुत लोग ये भी बोल देते हैं भाई, सुनना बचना ये सब,
फर्जी बाबाओं से बचना कि सिंस H+ का वहां पे 0 माना गया था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम का भी एक इलेक्ट्रोड हम डिस्कवर करेंगे यहाँ पे, तो उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को 0 माना जाता है। क्यों माना जाता है सर? क्योंकि देखो H+ का 0 माने थे ना, इसलिए यहां इसको 0 मानते हैं। तो ये भी चलता है मार्केट में, ये सब दूर रहे इससे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक इलेक्ट्रोड डिजाइन किया और अब क्या कर रहे हैं अब वो समझिए। उसके पहले हम थोड़ा सा एक गैल्वेनिक सेल को समझ लेते हैं कि यदि हम इन दोनों को कनेक्ट करें तब क्या होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें तब क्या होगा, फिर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे बात करूंगा, जहां पे हम एक तरीका देखेंगे कि हम इसकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो चलो एक पहले मैं थोड़ा गैल्वेनिक सेल आपको समझा देता हूं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल, बहुत सारे नाम है इसके, तो ठीक है। डैनियल सेल, तो यहां पे देखो करना क्या है, आप बस यही दो सॉल्यूशंस को इमेजिन करो जो अभी हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? जिस तरह से बता रहा हूं इसी तरह से सोचना। ये आपके पास जिंक का रॉड है और आपका Zn2+ का सॉल्यूशन। जिंक का रॉड है, Zn2+ का सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर का रॉड है और कॉपर +2 का सॉल्यूशन। कॉपर का रॉड है और कॉपर +2 का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर का रॉड, कॉपर +2 का सॉल्यूशन। इसको बिल्कुल जोड़ नहीं रहे हैं अपन अभी, इसको जोड़ नहीं रहे हैं। जिंक का रॉड है, Zn2+ का सॉल्यूशन, इसका भी उटपटांग एक्सप्लेनेशन चलता है। सीधे इसको जोड़ देते हैं, फिर बता देते हैं देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। आप ऐसे मत सोचिए, आप ऐसे सोचिए, देखिए आप बस ऐसे सोचिए कि ठीक है ये हमने कनेक्ट किया, लेकिन एक स्विच है। ठीक है, स्विच है, यहाँ पे कुछ वोल्ट मीटर वगैरह आपने लगाया। ठीक, अभी लेकिन हमने स्विच को कनेक्ट नहीं किया, तो शुरू में क्या होगा बेटा? शुरू में ये जो अपनी इंडिविजुअल रिएक्शन है, जो इसके इंटरफेस और लिक्विड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वो तो होगा ही ना, वो तो होगा, वो तो अपना हो रहा होगा, अभी कोई कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। तो ये वही बात हो रही है कि जिंक जो है सर, जो जिंक है वो Zn2+ में जाएगा, जिंक Zn2+ में जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। और इधर भी मैं बात करूं तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में आ रहा होगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन कहीं इधर से उधर नहीं गया है, कुछ नहीं हुआ है, ये अंदर ही अंदर, जो मैंने आपको पीछे केसेस बताए, यहाँ पे पहले पेज में ये जो केसेस बताए यही केसेस हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह की बात। तो अब यहाँ पे दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, मान लो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे थे, बट हम असफल रहे। ठीक है, तो अभी ये दोनों चीजें इक्विलिब्रियम पे आ चुकी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, और जब इक्विलिब्रियम में आती है तो हमने बताया कि यार ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव हो जा रहा है, ये पोल नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है पोल, कुछ इस तरह से हमने सोचा। और ये वाला जो पोल है, ये वाला पोल पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, हमने इसको भी इस तरह से सोचा, ये वाला पोल पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, ये वाला पोल नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, हमने इस तरह से देखा। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको कनेक्ट कर, तो द मोमेंट हमने इसको कनेक्ट किया, अब ये वाला रॉड और ये वाला रॉड, इसमें ठीक ठाक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन वगैरह स्टार्ट हो सकता है। मतलब अब यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। नेचर है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, नेचर है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इधर से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या? तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ना इधर से, ठीक है, वो बात ठीक है कि करंट आ जाएगा, वो सबको पता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो क्या आप देख पा रहे हो कि ये वाली इक्विलिब्रियम जो थी, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड थी, ये थोड़ी सी ये डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इस इक्विलिब्रियम का पार्ट था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इस इक्विलिब्रियम का पार्ट था, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी। और द मोमेंट ये डिस्टर्ब होगी, द मोमेंट ये डिस्टर्ब होगी, तो जिंक के एटम्स फर्दर और Zn2+ में कन्वर्ट होने लगेंगे।
तो रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम्स को डिस्टर्ब किया है। ये डिस्टर्ब हुआ, तो डिस्टर्ब हुआ तो फिर भाई नॉर्मल सा ली चैटले प्रिंसिपल कि ये जो है ये फाइनली रिएक्शन थोड़ा आगे की तरफ आएगा, तो Zn2+ और बनने लगेगा। हाँ, ये रिएक्शन पहले से ही हो रहा था लेकिन वो अपनी इक्विलिब्रियम में था। हमने जब उनको कनेक्ट किया तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की इधर से उधर जाने से ये इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हुआ। और देखो आप ध्यान से, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो इधर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो ये भी इक्विलिब्रियम का LHS डिस्टर्ब हुआ, तो ये रिएक्शन भी आगे गई। तो हमने जो वहां रिएक्शन हो रहा था, जो ऑटोमेटिकली वहां रिएक्शन हो रहा था, उसको एक पुश दे दिया, उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, और हमने कहा कि ये लो, हमने गैल्वेनिक सेल बना दी और इसके तहत हमने इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करा दिए। तो इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगी बिजली, मिलेगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो हमने एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। यस, बिकॉज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उससे, तो यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फिनोमेना। क्या फिनोमेना है कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर ली। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस तरह से काम करता है। अब बाकी और चीजें आएंगी, अभी सेल रिएक्शन आएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, सब कुछ आएगा। बट अभी थोड़ा सा आप समझिए कि इस तरह से कनेक्ट करने पे, अब ये जो वोल्टमीटर है, अब ये जो वोल्टमीटर है, ये आप अगर देखेंगे तो आपको इस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा होगा, इस सेल की, ये पूरे सेल की पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा होगा, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा होगा। यस, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा होगा। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चलेगी इसकी रीडिंग से। ठीक है, अभी कुछ बातें और समझ आएंगी, कंसंट्रेशन और वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें और भी हैं करने। कहाँ इंटरफेस का प्रॉब्लम आएगा? इंटरफेस का प्रॉब्लम कहाँ आएगा? सेल मतलब रॉड और, अच्छा, ये रॉड और वायर के बीच में, यहां पे बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी फिर लग रहा है कि वायर और रॉड के बीच में इंटरफेस का प्रॉब्लम आ सकता है। अब ठीक है, और किसको लगाइए कि वायर और रॉड के बीच में? हाँ, ठीक बोल रहे हो। क्या लग रहा है? ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा थोड़ा सा आगे। हाँ, स्विच क्लोज करने के पहले आएगा। नहीं, वोल्ट मीटर और वायर के बीच में नहीं, वोल्ट मीटर और वायर के बीच में नहीं, तो फिर तो वोल्ट मीटर ही खराब है, तो ऐसा बोलोगे आप। वोल्ट मीटर और वायर के बीच में ऐसा नहीं। अभी हम देखेंगे उसके बीच का क्या एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बता दूं, उसके बाद फिर उस पे भी आएंगे कि यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली दिक्कत क्यों नहीं आ रही, या फिर उससे क्यों ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसकी बात अपन करेंगे। बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बता दो, उसके बाद उस पर आता। ठीक है, तो चलो देख, अब यहाँ पे हमने ये किया। अब ये हमें यहाँ पे रीडिंग मिली, और ये रीडिंग जो आई, ये इसने पोटेंशियल डिफरेंस बताया इसके और इसके बीच का। अब आगे बढ़ता हूँ और एक सेल रिएक्शन लिख देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? एनोड पे, अच्छा, नेग्लेक्ट कर देंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, बताते हैं। देखो यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है? जिंक
Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही रिएक्शन आगे बढ़ता जा रहा है, यही रिएक्शन आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में हो रहा है ऐसा कुछ कि कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये बना रहा है कॉपर, ये बना रहा है कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ये बना रहा है कॉपर। अब आप यहाँ पे एक बात और ध्यान दो, ये बात आप ये ध्यान दो कि जब हमने ऐसा किया तो एनोड हमने क्यों बोला? एनोड का मतलब ऐसा नहीं, जब आपने सुना होगा कि एनोड मतलब वो जहां एनायंस आए, आपने 10th में पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा, एनोड मतलब वो जिधर एनायंस आए। लेकिन वो जो था वो आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एनोड का आपको मैं एक सही डेफिनेशन बता दूं। एनोड नॉर्मल सी बात है, एनोड मतलब द साइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। आप इस एंगल से सोचिए, ठीक है, साइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका एनोड है। द साइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज एनोड, वो एनोड है, ठीक है। तो ये एनोड हो गया। कैथोड, ठीक है, द साइट वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, वो हो गया आपका कैथोड। तो अब हमने सेल रिएक्शन लिखा, हमने लिखा सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ। सेल रिएक्शन कोई बड़ी चीज नहीं, बस आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो। हाँ, एक रूल और बता दूं, जब आप सेल रिएक्शन लिखोगे फाइनल, जो फाइनल सेल रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, ये रिएक्शन लिखने का तरीका है। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है। ऑब्वियसली एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट चार्जेस में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड्स होंगे आपके इक्वेशन के, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों जो रिएक्शन थे उनके पोटेंशियल डिफरेंस है, सो वायर पोटेंशियल बीच में, सो दोनों इंटरफेस के जो प्रॉब्लम है वो एक दूसरे को नलिफाई कर देगा। गुड गुड, आएगा वो, और थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी जब अपन SHE को डिफाइन करेंगे। हाँ, यू आर क्वाइट क्लोज। सेल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ सेल रिएक्शन में ऐसा लिखो कि जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस कॉपर। तो ये आपका रिएक्शन है। सेल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है। सर अगर 3 होगा इधर 2 होगा तो कुछ नहीं करना, आप उधर 3 से मल्टीप्लाई करो, उधर 2 से मल्टीप्लाई करो, मेक श्योर करो कि टोटली इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए, और ये सेल रिएक्शन को आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम सेल रिप्रेजेंटेशन करके एक टर्म बता देते हैं कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलो सेल रिप्रेजेंटेशन आपको सॉल्ट ब्रिज के बाद बताएंगे। तो ठीक है, तो ये Zn कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस एंड कॉपर, इस तरह से हमने सेल रिएक्शन लिखा। तो अभी तक सेल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं, बट अब आ जाते हैं हम वापस अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पता करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने अपनी तरफ से बनाया, और इसका नाम दिया हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक दो और भी यूज करना सिखाऊंगा, उसके भी प्रॉब्लम्स हम करेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। लाइक हम आगे पढ़ेंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड भी पढ़ेंगे, उसको भी रेफरेंस अगर यूज करा जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको बता रहे हैं जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब इसकी डिजाइनिंग जो है ना, बहुत अच्छे से जो इसकी डिजाइनिंग है वो हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में पढ़ेंगे, जो इसकी एग्जैक्ट एकदम डिजाइनिंग है। बट अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये बस एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें आपके पास, ये मैं भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली आपको बता दे रहा हूँ कि क्या है। यहाँ भी एक रॉड होता है, हाइड्रोजन गैस यूज होती है इसमें, और H+ आयंस यूज होते हैं, यानी कि कोई एसिडिक सा सॉल्यूशन आप ले सकते हो मेंटेनिंग सम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो H+ आयन होता है,
हाइड्रोजन गैस होती है, साथ ही साथ एक रॉड होता है, प्लैटिनम की रॉड होती है, ठीक है, मैं भी रफली बता रहा हूँ SHE को। तो प्लैटिनम की रॉड होती है, हाइड्रोजन गैस यूज होता है, और आपके पास H+ आयन। अभी बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा, अरे यार इलेक्ट्रोड में गैस वगैरह कैसे यूज होगा? बिल्कुल यूज होगा, और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल फीलिंग भी आएगी उसकी, आप समझिएगा, ये यूज होता है। इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसी तरह से आप क्या करो, इसको कनेक्ट कर दो। किसके साथ कनेक्ट कर दो? जिसका भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जैसे जिंक और Zn2+। इस सॉल्यूशन के साथ आप क्या करो, इस सॉल्यूशन के साथ आप उसको कनेक्ट कर दो। तो जैसे आपने इसको कनेक्ट किया और ये आपने करो, तो देखो गैल्वेनिक सेल जैसा बन गया। इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं फ्लो होगा, हमको नहीं पता कहां से कहां होगा, बट कहीं से कहीं फ्लो होगा। तो उससे अपने को करंट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा ना, आपके वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर जो भी है, उससे करंट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा कि करंट इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। उससे आप ये भी पता कर लोगे कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। थोड़ा सोचिए, अभी पूरा नहीं लिख रहे, बस रफली थोड़ा सोचिए, आप ये पता कर लेंगे उससे कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, ठीक। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी। अब ये रीडिंग क्या देगी आप, ये रीडिंग आपको इस सेल और इस सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देगी। इस सेल और इस सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको वो प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। तो क्या करें सर, तो इसकी थोड़ी ना पता चली हमको, तो अभी भी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चला ना सर, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चला, हमें वो तो नहीं पता चला कि एग्जैक्ट इसकी क्या हो जाएगी पोटेंशियल, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी, वो तो नहीं पता चला। हाँ बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे एक रेफरेंस यूज करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं कि इस इलेक्ट्रोड को हम मान लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल जो है वो 0 है, इसकी पोटेंशियल 0 है। याद करो, आप बचपन में वो पढ़ते हो, एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो, मेटल्स का पढ़ते हो ना, तो आप देखना उसमें मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो, बट उसमें पता नहीं लोग हाइड्रोजन को बहुत जोर देते हैं ना। हाइड्रोजन, किताब में भी हाइड्रोजन लिखा रहता है, ऐसा मोटा सा, और उसके ऊपर एक एक फैमिली, उसके ऊपर एक फैमिली, उसके नीचे विभाजन हुआ है हाइड्रोजन से, कुछ ऐसा रहता है। तो बचपन में मुझे भी लगता था जब मैं 10th 11th में था, अरे यार ये हाइड्रोजन को मेटल की सीरीज में हाइड्रोजन अचानक से क्यों टपक रहा है ये। तो अब थोड़ा फील आ रहा होगा कि वो रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो ऊपर नीचे का भी लॉजिक अभी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये कहा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो इसकी पोटेंशियल या इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसिडर्ड 0, इसको 0 लेते हैं, और इस रेफरेंस में दूसरों का हम निकाल देंगे। मतलब अब जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग आई, हम बोल देंगे कि अरे यार वो जिंक का है। तो देखो कुछ चीजें नेग्लेक्ट हुई हैं, कुछ चीजें जुगाड़ लगी है, और जुगाड़ के बाद एक बात यहां निकल के आ रही, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज 0। हाँ, उससे आप सोच सकते हो, बट दैट वाज क्वाइट लॉजिकल एंड इट वाज एक्चुअली 0 इन statistical thermodynamics. We actually proved that concept ki entropy in perfect crystal is 0. So that was absolutely 0, that was absolute value was 0, but here I am not saying that absolute value is 0, I am just taking it 0, ठीक है। तो नहीं, वो एक्चुअली अलग अलग बातें हैं, यहाँ पे हम बस उसको 0 मान ले रहे हैं, इज कंसिडर्ड 0, लेकिन वहां हम बोलते हैं कि वो 0 है, और यहां बोल रहे हैं मान ले रहे हैं 0, ठीक है, फर्क है। सो SHE। अब यहाँ पे एक बात और आती, तो यहां पे ये लिखा रहेगा, अब आप देखिए, हाँ अब देखो, अब आपको ऐसा लिखा रहेगा E डिग्री Zn2+, और लिखा रहेगा +0.76। थोड़ा डेटा रीडिंग बता रहा हूं अभी आप,
उसको ही यूज क्यों नहीं करते फॉर डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट ऑफ दीज मटेरियल्स? किसको किसको यूज नहीं करते? अच्छा, वो एंट्रोपी का, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को, थर्ड लॉ को बोल रहे हो? नहीं तो एंट्रोपी की वैल्यू से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां से रिलेट होगा? नहीं हो पाएगा, परफेक्ट क्रिस्टल से नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत दिमाग लगाने के बाद ये क्रिस्टल ये बना हुआ है। इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने प्लैटिनम यूज किया है, हाइड्रोजन यूज किया है, दोनों के एड्सॉर्प्शन के प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज किया है। साथ ही साथ प्लैटिनम यूज करने के पीछे एक और वजह है कि आप इसके साथ किसी भी मेटल को कनेक्ट करो, प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करेगा रिएक्शन, तो वो भी एक बढ़िया है। तो ये बढ़िया है, इससे बढ़िया रेफरेंस नहीं है कुछ, तो फिलहाल तो यही यूज करें। ठीक, तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कि ये भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हाँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव लिखा हुआ है, और अगर ये लिखा हुआ है ऐसा ई डिग्री ऑफ कॉपर 2+ स्लैश कॉपर, ये लिखा हुआ है -0.34 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये डेटा कहां से आया? ये डेटा आया है आपके इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट करने, इसको कनेक्ट किए तो ये डेटा आया, और इस डेटा से ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। तो देखो ये समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? कि Zn2+ में जाने की टेंडेंसी होती है। ई डिग्री पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, ई डिग्री पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। सर अभी तो एंट्रोपी एक क्राइटेरिया था, फिर गिब्स एनर्जी एक क्राइटेरिया थी, क्या सर अभी डिग्री भी एक क्राइटेरिया हो जाएगा स्पॉन्टेनिटी के लिए? अरे कोई नया क्राइटेरिया नहीं है, डेल्टा जी से अभी रिलेट करेंगे तो दिख जाएगा आपको। तो एक्चुअली ई डिग्री पॉजिटिव होने से डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अभी वो रिलेशन भी बनेगा। तो अभी फिलहाल आप ऐसे ही सोचो कि ई डिग्री पॉजिटिव है, ई डिग्री पॉजिटिव है मतलब जिंक से Zn2+ होना पॉसिबल है। लेकिन ई डिग्री नेगेटिव है मतलब कॉपर +2 से कॉपर बनना स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नहीं हो सकता अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ये नहीं हो सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि ई डिग्री नेगेटिव है। इसीलिए हमने देखो यहाँ पे हमने रखा था ये, तो इलेक्ट्रॉन जो था वो कॉपर एटम्स जो है वो इसमें नहीं कन्वर्ट हो रहे थे, उल्टा हो रहा था, कॉपर आयंस कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा था, वहां उल्टा हो रहा था क्योंकि ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो फिर ना कुछ लोग इसका रीजन बताते हैं। अच्छा देखो ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं उस पे आ रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा ई डिग्री वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा तो उसके बाद आपको समझ आएगा वो कुछ नहीं है, वो नेग्लिजिबल इफेक्ट है, उसका सब कैंसिल आउट हो जाएगा वो इफेक्ट। बेसिकली सारे बोलते हैं कि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल हमारा डिफाइन नहीं होता, उसका डिफरेंस होता है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हूँ यार, ये ऊपर वाले ही लिखा हुआ, ये उल्टा लिख दिया था, देख लेना। ठीक है, सो तो देखो यहाँ पे ये -0.34 वोल्ट निकल के आया, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, जब मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं तो फिर वही बात है कि कोई भी जो आयंस है, क्योंकि आप समझो अगर आप इधर आयंस का कंसंट्रेशन भी चेंज करते हो ना तो आप फील करो, आयंस का कंसंट्रेशन आप चेंज करोगे तो कुछ अलग सी पोटेंशियल आ जाएगी ना, फिर तो पोटेंशियल कुछ अलग सी आ जाएगी। और इवन आप अगर ये जो गैस यूज कर रहे हो, अभी गैस कैसे यूज होता है वो मैं बताऊंगा, बट जो गैस यूज कर रहे हो उसका अगर आप प्रेशर भी चेंज करोगे तो कुछ अलग सा क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्रेशर चेंज करोगे तो वो भी चेंज होगा, इधर भी चेंज होगा, तो सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसा नहीं है कि मनचाहा कुछ भी टेम्परेचर ले लो, कुछ भी प्रेशर ले लो, कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर ले लो तो आप मेजर कर सकते हो। स्टैंडर्ड रिडक्शन में कॉपर +2 कॉपर नहीं होना चाहिए, रिडक्शन लिखा हूं
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ उल्टा लिख दिया था मैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इसको आप समझ लो, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो ऑब्वियस है, दिख रहा है। यहाँ पे मैंने वो रिडक्शन लिखा था, मेरे को सिर्फ यहाँ पॉजिटिव बना देना था, वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप समझ लीजिए, ठीक है। सो स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो भी आयंस हैं वो सब 1 मोलर कंसंट्रेशन में है, और जो भी गैस है उसका प्रेशर 1 बार हमने लिया। तो ये रखते हुए हम उसको बता रहे हैं। अब क्या हुआ, अब एक और छोटी सी बात यहाँ पे करेंगे, इसी गैल्वेनिक सेल, ये भी गैल्वेनिक सेल पे अपन एक बात और करेंगे छोटी सी। वो क्या बात है, वो है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, उसकी बात करेंगे। सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों लगेगा, देखो क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन फिर आई, ये ऑब्जर्वेशन आई कि गैल्वेनिक सेल ठीक है, काम तो कर रहा है, काम कर रहा है हमारा, ये बढ़िया काम कर रहा है, गैल्वेनिक सेल वाज फंक्शनिंग वेल। यहाँ पे आपके पास this data is from taking hydrogen as another electrode, yes, ये सभी डेटा उसी से आया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को लेके, हाइड्रोजन रखे, इसका ये आ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो हमने बोला कि यस दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, पॉजिटिव आ गया तो हमने कह दिया वो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उससे हाइड्रोजन की तरफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड से इसकी तरफ जा रहे थे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है ना, ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है, इसकी नेचर है, लेकिन इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन देने वाला नेचर है, कुछ ऐसा है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ रखा और ये यहाँ, तो ये जो हमने कनेक्ट किया, अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी इसको समझ, छोटी सी दिक्कत है, और ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपके पास रॉड है, ये इधर रॉड है और यहाँ पे भी रॉड है। अब देखो हो क्या रहा था कि यहाँ से Zn2+ नीचे आ रहे थे, तो Zn2+ आ रहे थे नीचे, यहाँ पे Copper+2 इधर जा रहे थे, तो Copper+2 कम हो रहा था। तो क्या लगता है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला सॉल्यूशन धीरे धीरे और ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स दिस सॉल्यूशन विल बिकम negatively charged and this solution will become positively charged. This will become positively charged and this will become negatively charged जब आप ये काम कर रहे हो, जब आप यहाँ पे कॉपर के साथ काम कर रहे हो, तो ये नेगेटिवली चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखी गई कि जो सेल था वो ज्यादा लंबा फंक्शन नहीं कर रहा था, वो बहुत कम समय के बाद करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो सी आ रही थी, जीरो सी आ रही थी। इसका मतलब यार अब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बंद सा हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बंद सा हो जा रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है, फिर ये लॉजिक लगाया गया, अब पता तो नहीं है, दिख तो किसी को नहीं रहा है, बट हाँ ये लॉजिक लगाया गया कि हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि जब ये बहुत पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूशन बहुत पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे, तब यहां से जब यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा ना, तो इधर से एक अट्रैक्शन सा फोर्स लगेगा, इस सॉल्यूशन से इसको एक अट्रैक्शन सा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसका जो मूवमेंट है या फिर जो फ्लो है वो थोड़ा कम स्मूथ होने लगेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग जो होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे। इस तरह से हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो रिटार्ड होगा, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरी बात ये कि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नॉर्मल सा एक सस्ता थ्योरी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नेगेटिव और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि कुछ समय के बाद, आफ्टर some time, flow of electrons will be retarded, electrons will be retarded, तो फ्लो जो है वो रिटार्ड हो जाएगा। एंड आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आफ्टर सम टाइम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिटार्डेड, और फ्लो रिटार्ड हो जाएगा। तो अब
नहीं, वो कब होगा ये नहीं बता सकते ना, कि मतलब जब इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल को एक्सीड कर जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने देर में स्टॉप हो जाएगा, वो एक्सीड हो रहा है इसलिए हो रहा है, नहीं। एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा, जब यहाँ पे एक सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कितना पॉजिटिव आ गया कितना नेगेटिव आ गया उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास, बट हाँ इसकी जो लाइफ थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी। सॉल्यूशंस के दो रीजन्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है? नहीं, नहीं होता। सॉल्यूशन में पूरी तरह से हम एक होमोजीनियस नेगेटिव चार्ज मानते हैं, ठीक है, ऐसे ही मानते हैं। अब उसके अलग अलग रीजन में अगर देखेंगे तो कैसे होगा, वो एक होमोजीनियस सा सॉल्यूशन है, उसमें नहीं हो रहा कोई पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा अब यहाँ पे अब इसका इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब ये तो दिक्कत दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे समय समय पर ये चार्ज जो है ना ये न्यूट्रलाइज हो जाए। समय समय पर ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, और चार्ज न्यूट्रलाइज तो हो रहा है ठीक है, लेकिन उस चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में हमारा जो रिएक्शन जो है, ऑन गोइंग रिएक्शन Zn2+, वो रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो, हम ये चाहते हैं। रिएक्शन भी डिस्टर्ब ना हो, और जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो चार्ज भी कैंसल आउट हो जाए, ये हमारा मोटिव है। तो इसके लिए यूज करा जाता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं करेगा, ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, एक यू शेप्ड ट्यूब है, ये एक यू शेप्ड ट्यूब है, और उस यू शेप्ड ट्यूब को हम यहाँ पे लाके लगाएंगे। यहाँ पे हम उसको कुछ ऐसे हम लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से हम यू शेप्ड ट्यूब लगाएंगे। और इस ट्यूब में हम यहाँ पे ऐसा कॉटन वॉटन वुल डालते हैं, ठीक है। और अंदर ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि कोई एक लिक्विड सा सॉल्यूशन बना देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, वो पूरा सॉल्यूशन वहां गिरेगा, वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या डाला जाता है, इस यू शेप ट्यूब के अंदर, इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट along with अब इलेक्ट्रोलाइट है तो किसी में डिसॉल्व तो करना पड़ेगा, तो डिसॉल्व करने के लिए सेमी सॉलिड सा पेस्ट लिया जाता है ऑफ सब्सटेंस है कुछ जेलेटिन, या फिर अगर 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 आपको देखना है ये कैसे दिखते हैं, आप गूगल में इमेज देख लेना, ठीक है, वो टाइम पास नहीं करेंगे कैसा दिखता है क्या है, कोई मतलब नहीं। तो ये एक सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस है, पेस्ट जैसा कुछ बनाया हमने, और अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब इलेक्ट्रोलाइट का भी चॉइस ऐसा है कि इस तरह का चॉइस है, पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर रहे हैं, इन जनरल पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है हमारी कि ऐसा होना चाहिए कि पोटेशियम नाइट्रेट जैसे हम ले रहे, तो नाइट्रेट आयन एंड पोटेशियम आयन दोनों क्या होंगे, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, अगेन वही पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, इधर से जो पोटेशियम आयंस है ये इनकी तरफ जाएंगे, और जैसे पोटेशियम आयंस इधर जाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज एक्सिस में डेवलप हो रहा था वो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस K+ आयंस। इसी तरह से नाइट्रेट इधर जाए, तो नाइट्रेट इधर जाएगा, पोटेशियम इधर जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन होने लगेगा, और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। ऑल्दो ये जो सेल रिएक्शन है ये भी एक समय के बाद इक्विलिब्रियम पर आएगा, ये भी इक्विलिब्रियम पे आएगा, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो होगी, लेकिन थोड़ा लंबा चलेगा, ये बोल पा रहा हूँ, ये बोल पा रहा हूँ, ये थोड़ा लंबा चलेगा। यस कॉपर E0 अगर इलेक्ट्रिक रिडक्शन पोटेंशियल लेते तो प्लस होता, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ यहाँ पे, हाँ जैसे आप लिख रहे हो कॉपर से कॉपर +2 ये है ना, उस पर भी बहुत सारे इलस्ट्रेशंस भी करेंगे, अगली क्लास में वही करना है। हाँ पोटेंशियल का भी डेटा बैंक है, यही अगर आप ऐसा लिखते कॉपर +2 से कॉपर, तो ये बेटा हो जाता +0.34 वोल्ट। तो यहां से क्या समझ आता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सेम सब्सटेंस की बात हो रही है, इज नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस आप साइन को चेंज करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक, ये बोल सकते। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट, अब पोटेशियम नाइट्रेट ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक डिमांड है हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स कि जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए उसमें जो दो आयंस हैं, सो द आयंस
ions present in electrolyte, जो ions है, they have roughly, they should have roughly same value of roughly similar ionic mobilities. मतलब बोलने का ये मतलब है कि जितनी तेजी से इधर न्यूट्रलाइजेशन हो उतनी तेजी से इधर होना चाहिए, सो दैट एक बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। Then potential difference won't change due to new interface. Yes, you can say. नया इंटरफेस कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, चार्ज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आयंस प्रेजेंट, नहीं कॉन्सेंट्रेशन में क्यों चेंज हुआ बेटा? कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज थोड़ी ना है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया? क्या Zn2+ को वो खा थोड़ी ना रहा है कि Zn2+ को खा लिया उसने, K+ गया और खा लिया तो मोल्स ही कम कर दिया उसने, ऐसा तो नहीं कर रहा सॉल्ट ब्रिज। तो Zn2+ का कंसंट्रेशन तो अभी भी वही है। Zn2+ के मोल्स चेंज हुए क्या? Zn2+ के मोल्स चेंज हुए क्या? नहीं। क्या सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो गया? नहीं, वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल चेंज है, कोई चेंज नहीं आया, तो कुछ नहीं हुआ, कंसंट्रेशन अभी चेंज नहीं हुआ। हाँ, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, हाँ बस चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है। मैं इक्विलिब्रियम वाली बात भी बताऊंगा। अरे जिंक नाइट्रेट फॉर्म वॉर्म नहीं होता है यार, जिंक नाइट्रेट फॉर्म वॉर्म नहीं होता है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा इनऑर्गेनिक को ठीक से पढ़ोगे, फॉर्म वॉर्म नहीं होता है जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डालते हो ना, तो वो जिंक आयंस और नाइट्रेट ऐसे पड़े हुए रहते हैं वहां पे, फॉर्म वॉर्म नहीं होता नाइट्रेट्स के सॉल्ट। नाइट्रेट्स प्रेसिपिटेट तो वैसे भी किसी फॉर्म तब बोलेंगे जब वो सॉलिडिफाई होके बाहर निकल जाए, सॉल्यूशन को छोड़ दे। लेकिन नाइट्रेट्स के जो सॉल्ट है वो सभी सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं नाइट्रेट के, तो वो कोई ऐसा नहीं। इसीलिए नाइट्रेट यूज करने का एक और रीजन ये कि इंटरफेयर नहीं कर रहा वो। अब आप यही सल्फेट यूज कर लो तो क्या पता लेड का आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, ध्यान से समझना। अब आप यहाँ पे सल्फेट यूज कर लो और लेड का इलेक्ट्रोड है, तब दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे लेड 2+ का आयन इधर आया, सल्फेट जाएगा न्यूट्रलाइज करने, लेड सल्फेट आपस में उनके बीच में हो जाएगा इंटरेक्शन और PbSO4 करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। या बेरियम सल्फेट है, ये बोलना चाह रहा हूं। तो समझिए, सॉरी लेड सल्फेट सॉल्युबल है आई गेस, लेड सल्फेट सॉल्युबल है आई गेस, बेरियम सल्फेट बोलना चाह रहा हूं, लेड बोल दिया गलती से, बेरियम सल्फेट बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। SHE और इसमें कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है, SHE और सॉल्ट ब्रिज में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन SHE पूरे चैप्टर का जान है भाई, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, SHE के बिना कुछ नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसी से हमने सब कुछ किया। अभी जब अपन कैलकुलेट करेंगे इनकी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, तब आपको समझ में आएगा उसका क्या काम है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने आपको यही बताया, बस आज यहीं तक अपन करते हैं, कल कुछ और गहरी बातें हम करेंगे जहां पे आपको कंसंट्रेशन रिलेटेड बातें समझ आएंगी, कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होता है क्या नहीं होता है। और जब हम एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तब आपको एक फाइनल अच्छी वाली फीलिंग आ जाएगी कि हाँ यार बिल्कुल समझ में आया हमको, ठीक है। आयन की मोबिलिटी सेम क्यों होनी चाहिए? कुछ नहीं यार, हम चाहते हैं कि बराबर समय पे दोनों तरफ न्यूट्रलाइजेशन हो, वो ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है, सेम समय पे न्यूट्रलाइजेशन हो, बस यही बात है कि इधर ज्यादा पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव पड़ा हुआ है, इधर जो है K+ जो है वो आलसी है, वो जा ही नहीं रहा है, नाइट्रेट जो है वो बढ़िया न्यूट्रलाइज कर रहा है, उधर नहीं है, उधर पॉजिटिव, तो क्यों हम ऐसा करें यार, ठीक है। पोटेशियम रिड्यूस नहीं हो सकता, पोटेशियम रिड्यूस कहां से हो, ठीक है। आज की क्लास हो गई, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो मेंस का डर लग रहा है, डर लग रहा है तो क्या करूं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, डर लग रहा है तो
जाओ देख लो, मोटिवेशन सेशन देख लो, डर खत्म हो जाएगा, है ना। एग्जाम के बाद सीधे रोते हुए निकलोगे और कुछ नहीं होगा। जाओ ले लो, देख लो, तू फोड़ेगा, जा देख ले। अभी बहुत मिलेंगे, अभी मिलेंगे, अभी यूट्यूब में यही चलेगा, अभी देखना 2 महीने अभी 2 महीने यही चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आओ बताएं क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 2 साल काम चोरी किए हो तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगर 2 साल काम चोरी किए आपने तो कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है, बर्बाद है आप। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपने 2 साल काम चोरी की है तो आपका हो भी ना सिलेक्शन, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका ना हो सिलेक्शन, क्योंकि एक गैर जिम्मेदार आदमी सिलेक्ट हो जाए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। तो ये सब अगर है कि 2 साल सर कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करूं, कुछ मत कर भाई, कुछ मत कर, जा तू फोड़ेगा वाला सेशन देख लेना एक दो, ठीक है। अरे रिकॉर्डिंग बंद करना है, सही बात बोला यार। अभी फ्लो फ्लो में इधर उधर कुछ बोल दिया मैंने, तब तो फिर चल चल रिकॉर्डिंग, अच्छा याद दिलाया।